तो जय हिंद प्यारे बच्चों, सुपर बोर्ड नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हुआ था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था बायोलॉजी चैप्टर 1 का, जो सुपर बोर्ड क्वेश्चंस है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज चलिए लेक्चर 2 के आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक, इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस जो हमारा सीरीज़ है सुपर बोर्ड नोट सीरीज, इसका सभी चीज़ आपको मिले, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट वेस्ट जितना भी इंफॉर्मेशन होगा ना, पूरा स्टडी मटेरियल इसमें मिलेगा। मिशन 10 टॉपर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। ठीक, जो मिशन 10 टॉपर व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप लोग जुड़ जाइए। इसी में आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो हमारा एक सीरीज़ है सुपर बोर्ड नोट सीरीज बिल्कुल फ्री है, आप सभी बच्चों के लिए, क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है सुपर बोर्ड नोट सीरीज। इसका सारा स्टडी मटेरियल आपको इसी ग्रुप में मिलेगा, इसलिए आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर ज्वाइन होने में कोई दिक्कत होता है तो आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपको जोड़ देगी। ठीक, चलिए हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ से प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पोषण की परिभाषा दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो लिखेंगे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, या फिर पोषण एक ऐसा जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना वृद्धि, विकास, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। लेकिन इतना में आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको बाद में फुल से रिविजन करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, खासकर परीक्षा के समय यह बहुत काम देगा। तो अभी आप पढ़ लेंगे तो परीक्षा के समय अगर रिवीजन कर लेंगे ना तो सब फटाफट याद हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, पोषण की परिभाषा लिख दीजिएगा। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, लेकिन इतना मात्र आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। उसी के साथ आप लिख दीजिएगा यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, अपने शरीर की मरम्मत करते हैं और ऊर्जा के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे अनार में पोषक तत्व होता है सबसे ज़्यादा, अनार में सबसे ज़्यादा पपीता में होता है विटामिन, अनार में होता है, संतरा में विटामिन सी होता है, संतरा में, अनार आप लोग देखिएगा अनार से ये सब होता है ना, ये सब में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें खाने से पोषण मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, स्पष्ट करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसी को लिखना है। तो बाहरी कारक क्या क्या है जो प्रभावित करता है, लेकिन स्पष्ट करना है, यानी ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सुपर बोर्ड नोट्स में सारा तो महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। तो देखिए ये क्या है, इसके प्रश्न का आंसर क्या लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश कितना अधिक है। ठीक, लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अधिक तीव्र प्रकाश में यह क्रिया तेजी से होती है, जबकि कम प्रकाश में यह क्रिया धीमी होती है। जो प्रकाश संश्लेषण, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो तेजी से होगा और कम सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो धीरे धीरे होगा। ठीक, ये तो कोई भी आम आदमी भी बता सकते हैं। दूसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए ना इसको। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। वातावरण में CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण हो सकेगा। यानी कि अगर पास वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। प्रकाश संश्लेषण धीरे धीरे होगा। ठीक, लेकिन वहीं प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा कब होगा, जब आसपास में पूरा ढेर सारा प्रकाश हो, प्रकाश की मात्रा ढेर हो और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक था, बढ़िया से होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। प्रकाश संश्लेषण एंजाइमों की मदद से होती है। उसमें कई सारा एंजाइम, जो पौधे होते हैं उसमें कई सारा एंजाइम निकलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक, एंजाइमों की मदद से होती है जो एक विशेष तापमान पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जो एंजाइम होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ों के पत्तियों में निकलते हैं, वो एक विशेष टेम्परेचर पे मतलब कि सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी क्रिया करते हैं। यानी कि अगर वातावरण का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो पौधों के पत्तियां में जो एंजाइम है, एंजाइम रासायनिक एंजाइम, वो बढ़िया से सक्रिय होगा, मेन बढ़िया से काम करेगा। बढ़िया से काम करेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से होगा। ठीक, तो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है कि वातावरण का टेम्परेचर कितना है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करता है। वातावरण में आसपास सूर्य की मात्रा, सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक, 3 चीज़ देख लें। अब चौथा है कि जल की मात्रा पे, क्योंकि जल से ही बनता है, जल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो इसलिए जल की मात्रा, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक,
क्योंकि यह हाइड्रोजन स्रोत प्रदान करता है। जो जल होता है यही हाइड्रोजन प्रदान करता है उसको, ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन प्रदान कौन करता है? जल। और जल से ही ऑक्सीजन अलग होकर वायुमंडल में निकल जाता है। ठीक, पौधों में जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या क्या भैया जी। पहला तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण में पहले तो सोचिए कि क्या क्या लगता है। तो प्रकाश संश्लेषण में लगता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, जल लगता है, क्लोरोफिल लगता है और सूर्य का प्रकाश लगता है। ये चारों चीज़ लगता है ना। तो सूर्य के प्रकाश पे तो जरूर निर्भर करेगा। सूर्य का प्रकाश अगर ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण तेज़ी से होगा। कम सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण धीरे धीरे होगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा पे, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वातावरण में ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी जल्दी जल्दी होगा। लेकिन अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? धीरे धीरे होगा, धीरे 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 धीरे। ठीक, और तीसरा है टेम्परेचर पे, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो पत्तियों में कई सारा एंजाइम का स्राव होता है। मान लिया जाए कि हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये इसको मान लेते हैं ये हमारा पत्ती है, तो इसमें कई सारा एंजाइम का स्राव होता है अंदर। ठीक, तो जो एंजाइम होता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पे बढ़िया से काम करता है, यानी कि पूरी तरह काम करता है। ठीक, अगर वातावरण का टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हो गया, 25 से कम होगा तो अच्छी तरह से काम नहीं करेगा एंजाइम। अगर अच्छी तरह से एंजाइम काम नहीं करेगा तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो धीरे धीरे होगा। ठीक, तो क्या टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है, वातावरण का टेम्परेचर पर, वातावरण के तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा है कि जल की मात्रा पर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल तो बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, जल जरूरी है, उसमें अंदर एंजाइम का स्राव होना जरूरी है जो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और फिर सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है, या क्लोरोफिल जरूरी है, जल जरूरी है, तो जल की मात्रा पर भी निर्भर करेगा। तो जितना ज़्यादा जल की मात्रा होगा, जितना आवश्यक जल होगा उतना जल मिलेगा तो बढ़िया से होगा, क्योंकि जल ही हाइड्रोजन प्रदान करता है। अगर जल ही कम रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा ग्लूकोज बनने के लिए। जो उसके अंदर स्टार्च बनता है, मंड, उसको मंड कहते हैं। ठीक, स्टार्च बनता है पौधों में खाना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वह कम बनेगा अगर जल नहीं रहेगा तो, क्योंकि जल से ही हाइड्रोजन उसको मिलता है। ठीक, तो जल जितना ज़्यादा जल रहेगा उतने अच्छा से प्रकाश संश्लेषण होगा। और जल की कमी होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, अब अगला चीज़ जो है उस पर निर्भर करता हुआ क्लोरोफिल की मात्रा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करने वाली एक हरा रंग का पिगमेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक हरा रंग का रंग द्रव्य पिगमेंट है। ठीक, इसको अवशोषित करते हैं, प्रकाश की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को अवशोषित करती है। इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी होगी। पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल, वही कम रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर क्लोरोफिल कम रहेगा तो प्रकाश की कम मात्रा को ऑब्जर्व करेगा, और कम मात्रा जब लेगा तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नहीं ना होगा। इसीलिए क्लोरोफिल की मात्रा पर भी निर्भर करता है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा होगा उतना अच्छा से प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा होगा क्लोरोफिल का उतने ज़्यादा वो प्रकाश को अवशोषित करेगा, और जितना प्रकाश को अवशोषित करेगा उतना ही अच्छा से क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक, अब पाँचवा है प्रकाश का प्रकार। प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्य का रंग होते हैं। ठीक, मतलब कि प्रकाश का रंग कैसा है, जो प्रकाश आ रहा है उसका रंग कैसा है? लाल रंग में अच्छा से होगा, लेकिन जो दोपहर का होता है दोपहर में कम प्रकाश संश्लेषण होता है, ना के बराबर होता है। क्यों? कुछ समय पीला रंग आता है सन से, सूरज से हमारा क्या आता है? पीला रंग आता है। लेकिन सुबह और शाम के समय लाल रंग आता है ना, तो लाल रंग के समय ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण। तो यही कह रहा है प्रकाश का प्रकार। ठीक, तो प्रकाश का प्रकार के लाल रंग, पीला रंग, तो पीला रंग पे कम होता है लेकिन लाल रंग पे बहुत ज़्यादा होता है, बढ़िया से प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, तो इसको अपने से कैसे लिखिएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो पहले तो आप सोचिएगा कि भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या लगता है, पहले ये सोचिए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल लगता है, प्रकाश की मात्रा लगता है, मतलब कि प्रकाश कितना मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश लगता है, क्लोरोफिल लगता है, जल लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो ये चार पर तो सबसे पहले ये चारों पर निर्भर करेगा, तो ये चारों के बारे में लिख दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरा क्या होता है? जल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा जल पर निर्भर करती है, क्योंकि जल से ही हाइड्रोजन मिलता है उसको प्रकाश संश्लेषण में। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जितना अधिक होगा उतनी ही अच्छे से प्रकाश संश्लेषण उतनी तेजी से होगा। अब पांचवा क्या हो गया? प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जितना ज़्यादा होगा उतना ही तीव्रता से सूर्य का संश्लेषण होगा, जितना कम होगा सूर्य का प्रकाश उतना ही धीरे धीरे होगा। ठीक, ये चार पाँचों पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
कह रहा है सहजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है सहजीविता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो लिखेंगे सहजीविता दो विभिन्न जीवों के बीच एक ऐसी पारस्परिक संबंध है, दो अलग अलग जीव के बीच, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई भैंस गाय हो, मनुष्य भैंस गाय के बीच। ठीक, जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ प्राप्त करते हैं। दोनों जीव एक दूसरे से क्या प्राप्त करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। इसमें दोनों जीव एक दूसरे के बिना ठीक से नहीं रह सकते हैं या वे एक दूसरे की उपस्थिति से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक, अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, मतलब कि ठीक से नहीं रह पाएंगे। जैसे समझाते, उदाहरण समझिए क्या है सहजीविता। जैसे में लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का उदाहरण है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, जबकि कवक पानी और खनिज देता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। शैवाल जो होता है ना, संश्लेषण के दौरान भोजन बनाता है क्योंकि हरा हरा वो होता है, और जबकि कवक उसको खनिज और पानी देता है, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक, नहीं तो समझ में आया था। दूसरा देखिए, कह रहा है बैक्टीरिया घास को पचाने में मदद करते हैं और बदले में उन्हें पोषण मिलता है। ठीक, जो बैक्टीरिया होते हैं घास को पचाने में मदद करते हैं। जो गाय होती है, गाय के पेट में बैक्टीरिया होती है ना, तो बैक्टीरिया गाय के पेट में घास को पचाने में मदद करती है गाय को, इसलिए बदले में गाय से उसे पोषण मिलता है। ठीक, ऐसे नहीं तो आपको दूसरी ढंग से समझाते हैं। आइए देखिए, कह रहा है ना सहजीविता, क्या नाम है टॉपिक का, सहजीविता। ठीक, तो देखिए सहजीविता में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक, और एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया गाय और मनुष्य। देखिए गाय और मनुष्य, गाय हमें क्या देती है, गाय हमें मनुष्य को क्या देती है, दूध देती है। ठीक, दूध देती है, बदले मनुष्य इसको क्या देता है, चारा देता है। ठीक, चारा माने हरा हरा घास। तो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे के बिना सही से नहीं रह सकते हैं। अगर गाय हमसे दूर चल जाए, गाय नहीं रहेगी तो हम दूध नहीं पी पाएंगे, दूध नहीं हमारे पास मिलेगा। तो दूध नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, क्योंकि दूध से हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो गाय के चारा कौन काट काट के देगा। ठीक, घास बुन बुन के कौन देगा, गाय को कौन खिलाएगा हरा हरा घास। जब मनुष्य नहीं रहेगा तो खेतीबाड़ी कौन करेगा, गाय को खाना कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो गाय और मनुष्य के बीच क्या है, सहजीविता का उदाहरण है गाय और मनुष्य। ठीक, क्योंकि गाय को हम लोग मनुष्य क्या देता है, घास देता है, बदले में गाय मनुष्य को क्या देती है, दूध देती है। तो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं सहजीविता। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सहजीविता समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सहजीविता के बाद क्या है, यही है सहजीविता। ठीक, अगला कार्य, मनुष्य में पाचन का सचित्र वर्णन करें। ठीक, मनुष्य में पाचन का सचित्र वर्णन करें। तो मानव पाचन तंत्र है, उसका सचित्र वर्णन करना है। तो लिखेंगे, पहले तो पाचन के बारे में समझा देंगे। मनुष्य में पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है, मतलब कि मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वह एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, बहुत धीरे धीरे होता है, जो भोजन को सरल और अवशेषीय रूपों में विभक्त करती है। इसके निम्नलिखित चरण अंग के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक, जो मनुष्य में पाचन होता है वह क्या होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक, जिसे हम निम्नलिखित चरणों लिखित अंगों के माध्यम से समझते हैं। पहला होता है मुख गुहा। ठीक, पहला क्या होता है, मुख गुहा। मुख यानी कि हमारा मुंह। ठीक, पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार, जो सलाइवा होती है, लार इसमें मिलकर स्टार्च को तोड़ने का काम करती है। ठीक, जो स्टार्च होता है हमारे मुंह में, खाना में जो खाना में जो स्टार्च होता है उसको तोड़ने का काम कौन करता है, लार करता है, सलाइवा। ठीक, लार में मौजूद एंजाइम टाइलिन एक एंजाइम होता है हमारे लार में होता है, और स्टार्च को शर्करा यानी कि माल्टोस में बदल देता है। जो स्टार्च होता है हमारे भोजन में उसको शर्करा में बदल देता है कौन, लार में टाइलिन होता है, वही टाइलिन। ठीक, दूसरा है ग्रास नली या अग्रनली था, ग्रास नली या फिर अग्रनली। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अग्रनली था। ठीक, तो चबाने के बाद भोजन ग्रसनी से होकर अग्रनली में प्रवेश करती है। ठीक, ग्रसनी से होकर अग्रनली में प्रवेश करती है। अग्रनली द्वारा भोजन को निचले हिस्से यानी कि पेट तक पहुंचाया जाता है। ठीक, पहले हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं तो मुंह में क्या होता है, मुंह में होता है लार, सलाइवा, जो भोजन को, जो हमारा मौजूद स्टोर्स होता है उसको तोड़ देता है माल्टोस यानी कि शर्करा में। ठीक, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में। ग्रास नली के जरिए ऊपर जाता है पेट में। ग्रास नली एक लंबी होती है, लंबी नलिन संरचना होती है। ठीक, प्रक्रिया पेरिस्टालिस के माध्यम से होती है, जिसमें अग्रनली की मांसपेशियां भोजन को नीचे ढकेलती है। ठीक, तो ग्रास नली या फिर अग्रनली के बारे में इतना याद रखिएगा कि अग्रनली में मुख गुहा के बाद भोजन ग्रासनी में जाता है, यानी कि ग्रास नली में जो भोजन को पेट में पहुंचा देता है। ठीक, अब तीसरा है पेट क्या, पेट में भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। ठीक, मेन रूप से रासायनिक पाचन पेट में शुरू होता है, यानी कि आमाशय।
पेट को हिंदी में क्या कहते हैं, एक और नाम है अमाशय, ठीक, अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं, ठीक। पेट की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अम्ल को पेप्सिन एंजाइम का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव करती है, ठीक, जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहाँ भोजन 2 से 3 घंटा तक रहता है, ठीक। और जो प्रोटीन को छोटे छोटे एंजाइम टुकड़ों में तोड़ता है उसे काइम कहा जाता है, ठीक। पहले तो हमारा भोजन है, हम लोग भोजन खाते हैं तो कहाँ जाता है, पहले मुंह में जाता है। भोजन खाने के बाद मुंह में जाता है। मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, लार सलाइवा, उसमें टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन में मौजूद जो स्टार्च, भोजन में मौजूद स्टार्च यानी ग्लूकोज स्टार्च, ठीक, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। टाइलिन नामक एंजाइम हमारे मुंह में सलाइवा में पाया जाता है, वह हमारे भोजन में मौजूद स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। फिर भोजन जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली भोजन को कहाँ भेज जाता है, पेट में। तो पेट में क्या होता है, पेट के जो दीवार होता है, पेट के दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, ठीक। सबसे पहले तो काम हुआ था हमारे मुंह का लार में एंजाइम का स्राव हुआ था, उसका नाम था टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम क्या किया था, टाइलिन नामक एंजाइम हमारे लार में था, जो स्टार्च था, स्टार्च को शर्करा में तोड़ दिया था। लेकिन जब हमारा भोजन ग्रास नली में जाता है उसके बाद पेट में जाता है, तो पेट में आने के बाद पेट के दीवार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, ठीक। जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देता है, जिसे काइम कहा जाता है, ठीक। अब भोजन पेट में कितना घंटा तक रहता है, तो 2 से 3 घंटों तक रहता है, ठीक, याद रखिएगा। पेट में भोजन 2 से 3 घंटों तक रहता है। तो सबसे पहले तो हमारे मुंह में गया था, मुंह में उसका क्या, जो हमारा मुंह स्टार्च था, स्टार्च को शर्करा में तोड़ दिया गया था, ठीक। फिर जब हमारा भोजन पेट में आता है ग्रास नली के जरिए, तो पेट में जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, वहाँ तो टाइलिन नामक एंजाइम था, यहाँ पेप्सिन नामक एंजाइम है, जो भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, जिसे काइम कहा जाता है, ठीक। यहाँ भोजन 2 से 3 घंटों तक रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों निकलता है, जो भोजन में गंदगी चला जाता है ना, भोजन हम लोग खाते हैं तब बहुत सारा वायरस बैक्टीरिया चला जाता है हमारे मुंह में, उसी को मारने के लिए यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, जो उसको मार देता है, ठीक। बहुत सारा बैक्टीरिया जो हमारे भोजन के साथ पेट में चला जाता है उसको मार देता है। चौथा है छोटी आंत, ठीक, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा छोटी आंत में होती है। यहाँ 3 प्रमुख अंगों का योगदान होता है, ठीक। छोटी आंत में 3 प्रमुख अंगों का योगदान होता है। पहला है लीवर यानी यकृत, ठीक। यकृत पीत का निर्माण करता है, जो वसा के अणुओं को तोड़ने में मदद करता है, यानी फैट के अणुओं को तोड़ने में मदद करता है। कौन है, पीत का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, ठीक। फिर यकृत दूसरा होता है अग्न्याशय। छोटी आंत का 3 महत्वपूर्ण अंग है ना, पहला हो गया पित्त, दूसरा होता है अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय पाचक रस बनाता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में मदद करता है, ठीक। अग्न्याशय जो पाचक रस बनाता है, पचाने वाला रस बनाता है, वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में बहुत मदद करता है, ठीक। और तीसरा होता है अंतरकला। अंतरकला क्या है, तो यहाँ उपस्थित एंजाइम भोजन को अणुओं को पूरी तरह तोड़ देते हैं, ताकि पोषक तत्व रक्त में अवशोषित हो सके, ताकि जब हमारा खून है तो उसमें रक्त में पूरा पोषक तत्व अवशोषित हो सके। तो अंतरकला में क्या होता है, यहाँ एंजाइम जो होता है, अंतरकला का एंजाइम यानी कि छोटी आंत के अंदर का जो एंजाइम होता है वह पोषक तत्वों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मतलब कि बहुत पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसके कारण जो हमारा पोषक तत्व होता है वो खून में डिजोल्व हो सके, ठीक। 5वां होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है, अवशिष्ट भोजन जिसे छोटी आंत में नहीं पचाया जा सकता था वह बड़ी आंत में प्रवेश करती है। यहाँ से पानी और कुछ शेष पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में मेन रूप से पानी का अवशोषण होता है, ठीक। और पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, जितने पानी होता है ना उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है, जितना भी पोषक तत्व था तो उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, ठीक। लीवर क्या बनाता है, तो पीत बनाता है, ठीक, याद रखिएगा इस समय। अमाशय में क्या होता है, हमारे पेट यानी कि अमाशय पेट में क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक। और हमारे मुंह को लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो शर्करा के रूप में तोड़ देता है, स्टार्च को शर्करा के रूप में तोड़ देता है, ठीक। आगे मलाशय है, आगे क्या है, मलाशय या फिर गुर्दा, ठीक। मलाशय या फिर गुर्दा, ये क्या है, मलाशय यानी कि रेक्टम में मल संचित रहता है। मलाशय में क्या रहता है, मल संचित होता है, जो अंत में गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही पाचन की क्रिया का अंतिम अवस्था होती है, ठीक। यही है हमारा रेक्टम यानी मलाशय। ये हो गया हमारा पेट, जिसको हम स्टोमच कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा यकृत, यहाँ पीत का निर्माण, जो हरा हरा देख रहे हैं ना, पीत का निर्माण यहाँ होता है, ठीक। ये हमारा जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ बीच में यहाँ देख रहे हैं ना, ये हो गया हमारा
अग्न्यास है, ठीक। यही पे ऐसे ऐसे एंजाइम का स्राव होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बाकी सब चीज़ को पचाने में बहुत मदद करता है, ठीक। और ये जो अंदर देख रहे हैं ना आप, छोटा छोटा, ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत में जितना भी पोषक तत्व होता है सबको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ करके सबको रक्त में मिला लिया जाता है, ठीक। ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं ना, ये पूरा ये हो गया हमारा बड़ी आंत, ठीक। बड़ी आंत में पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। जितना भी जो अपशिष्ट पदार्थ जो छोटी आंत में नहीं पचता है उन सभी को बड़ी आंत में, उस सभी में से जितना पानी होता है ना उसको अवशोषित कर लेता है। जब बड़ी आंत काम करना बंद कर देता है तो इंसान को लूज मोशन होने लगता है, ठीक। जैसे देहात में कहते हैं कि दिशा हो रहा है, ठीक, यानी लूज मोशन होने लगता है जब बड़ी आंत काम करता है। या फिर बड़ी आंत के दीवारों पर जम जाता है ना अपशिष्ट पदार्थ, बड़ी आंत के दीवारों पर जम जाता है तो फिर लूज मोशन होने लगता है, ठीक। उसी दवा खाया जाता है। सबसे लास्ट में देख रहे हैं यही है रेक्टम या फिर मलाशय या मल द्वार कहते हैं, मल द्वार या फिर मलाशय, ठीक। इसी के द्वारा जो मल होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक। इस प्रकार से हमारा पूरा पाचन तंत्र का चित्र बनता है। अब पाचन तंत्र का चित्र बता दें तो वर्णन करना तो बता दें, लेकिन चित्र बनाना तो नहीं सिखाएं। तो चित्र बनाने के लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो है, हम आपका उसका लिंक दे देंगे आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा कैसे मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाया जाता है, ठीक। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको जोड़ देगा। वहीं पे आपका पूरा मटेरियल जितना भी सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ का वहीं पे मिलेगा, जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का है सारा मटेरियल वहीं पे मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।